नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th की और उसमें भी चैप्टर नंबर 5। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगर मैग्नेटिज्म और मैटर की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि किस तरीके से नेचर में जो है मैग्नेट्स मिलती है और उन्हें नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं और उनकी मदद से हम कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में की है। इस वीडियो में हम करेंगे कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट्स जो हमारे चैप्टर में टॉर्क वगैरह में पोटेंशियल एनर्जी निकालने में जो यूज होते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मोमेंट, तो पहले तो देखेंगे डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट चार्जेस की वजह से भी एक डाइपोल मोमेंट होता था, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पे मैग्नेट यूज हो रही है तो इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लियर है, जिसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल एम से, इस तरीके से। ठीक है, देखिए डाइपोल मोमेंट क्रिएट कैसे होता है। एक बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं, ये है एक हमारे पास बार मैग्नेट। ठीक है, जिसमें पोल्स होते हैं, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। ठीक है, अब इन पोल्स में क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता हूं मैं एम से, और इनके बीच का एक गैप है जिसको मैं बोलूंगा 2L। ये ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस बार मैग्नेट का, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा m इंटू 2L से। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, या टू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट को ही क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूं। क्लियर है। अब मैं देखूंगा कि इस मैग्नेट की वजह से फील्ड कितना क्रिएट होता है और उसकी अलग अलग पोजीशंस पे V की वैल्यू कितनी होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी कितनी होगी। अगर मैं बात करूं इस लाइन की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। अगर मैं बात करूं इस लाइन की तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है, जो सेंटर से परपेंडिकुलर हो उसे इक्वेटोरियल और जो बिल्कुल पैरेलल हो एक्सियल। क्लियर है, तो अब इन दो पोजीशंस पे देखूंगा मैं कितना डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे और इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है इस मैग्नेट की वजह से। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें पहली पोजीशन मुझे देखनी है एक्सियल पोजीशन। तो पहले तो एक मैग्नेट फॉर्म करेंगे, ये हो गया मैग्नेट, ये हो गए इसके पोल्स। ठीक है, एक को बोल दिया मैंने साउथ, एक को बोल दिया मैंने नॉर्थ। स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्मॉल एम स्मॉल एम। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं एक्सियल पोजीशन की, तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इसके एक्सियल लाइन पे लाई करेगा। ये मैंने मान लिया पॉइंट है P। ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, इसकी टोटल डिस्टेंस है मेरे पास यहां से यहां तक, ये है 2L। तो इसके सेंटर से, इसको बोल दिया सेंटर, तो यहां से डिस्टेंस बैठी मेरे पास L और ये भी डिस्टेंस बैठी मेरे पास L, इस तरह। ठीक है, अब जो मैं P की डिस्टेंस देखूंगा वो कंसीडर करूंगा इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर से इसकी P की डिस्टेंस कितनी हुई, यहां से मैं कंसीडर कर लूंगा इस पॉइंट को कि ये डिस्टेंस है मेरे पास R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि पॉइंट P नॉर्थ पोल से कितना दूर है, तो पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी नॉर्थ पोल से, ये वाली, तो इसको बोल दिया मैंने R माइनस L, ये। ठीक है, और अगर मैं P की बात करूं S से, ये वाली डिस्टेंस, तो इसको बोलूंगा मैं R प्लस L, इस तरीके से। क्लियर है जी, तो दोनों डिस्टेंस आ गई, नॉर्थ पोल से P की डिस्टेंस और साउथ पोल से P की डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करूंगा मैं फील्ड की। देखिए पहली जो स्टार्ट करेंगे ड्यू टू एन पोल, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट P पे कितना फील्ड बनेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास,
B1, इसको डिनोट कर रहा हूं मैं B1 से, ठीक है। B1 इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और m अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है r माइनस एल का, r माइनस एल और इसका स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं इसमें डायरेक्शन देखूं, फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास बी की वैल्यू एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। अब बात करूंगा कि पी पे साउथ की वजह से भी तो कोई फील्ड बन रहा होगा, तो पी पे जो साउथ की वजह से बना ड्यू टू एस पोल, इसको मैं डिनोट कर दूंगा B2 से, ठीक है। और B2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो साउथ से और P तक की डिस्टेंस मैंने डिनोट करी है r प्लस एल से, तो ये क्या आ गया, r प्लस एल का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स साउथ, तो इसको डिनोट कर दूंगा माइनस के आई कैप से, ऐसे। क्लियर है। तो ये आगे मेरे पास B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस का आई कैप। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि पॉइंट P पे कितनी फील्ड बन रही है, दो फील्ड बन रही है, एक तो साउथ पोल की वजह से और एक नॉर्थ पोल की वजह से। अगर मुझे नेट निकालनी है तो मैं क्या कर लूंगा, सीधा सीधा सम कर लूंगा B1 प्लस B2 का इन वेक्टर फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा कि पॉइंट P पे कि नॉर्थ पोल की वजह से और साउथ पोल की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, उसकी वैल्यू। क्लियर है। देखिए बी नेट इक्वल्स टू आ गया B1 प्लस B2, इस तरीके से। तो बी नेट इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, और ये किसके साथ, आई कैप के साथ, ठीक है। B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस का आई। क्लियर है। ये प्लस का एक्स एक्सिस, ये माइनस का एक्स एक्सिस, दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसमें से कॉमन निकालू मैं, तो बी एन इक्वल्स टू मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में तो कुछ बचा नहीं, m ही कॉमन है, और बचा मेरे पास 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर आई के प्लस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का आई कैप, इस तरीके से, ठीक है। तो इस माइनस की वजह से ये वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस। तो मैं अगले पॉइंट में लिखूंगा बी एन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट m। अब आ गया मेरे पास 1 अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास आई कैप कॉमन डायरेक्शन आ गई। मैंने साइन को क्या है, अंदर यूज कर लिया है, माइनस साइन को अंदर यूज कर लिया है, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, एलसीएम करूंगा, एक अलग सेक्शन लेके इसको पूरा सिंपल करेंगे। तो 1 अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, r माइनस एल और r प्लस एल। देखिए r माइनस एल इसका भी स्क्वायर है, r प्लस एल इसका भी स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया, यहां पे क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू बची मेरे पास r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो एक डेरिवेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, इस तरीके से लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करा तो r प्लस ए, r प्लस एल प्लस r माइनस एल, तो ये आ गया a प्लस बी। फिर a माइनस बी करूंगा तो r प्लस एल माइनस r प्लस का l, इस तरीके से,
ठीक है, ये माइनस का साइन क्या है, दोनों की वैल्यूज को बदल देगा। तो R पॉजिटिव था माइनस हो गया, L नेगेटिव था तो वो प्लस हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है, अच्छा इसको और देख लो, R माइनस एल R प्लस एल, तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो L से L कटा, ठीक है, और यहां R से R कटा। अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास जो वैल्यू बची है R और R, 2R। आगे क्या है, मल्टीप्लाई L और L, 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये सिर्फ मैंने इतना ब्रैकेट वाला अलग सॉल्व किया है। ठीक है, इसके साथ ये तो चीजें चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू के साथ, तो बी नेट मेरा आया, बी नेट इक्वल्स टू आ गया मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2R इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, जल्दी से नोट करते हैं इसको। तो फाइनल मेरे पास बनता है बी एन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2R इंटू 2L। ये वैल्यू आ गई पूरी ब्रैकेट वाली, ये सॉल्व होके आ गई, ये जो वैल्यू है। ठीक है जी, ये आई है यहां से ऐसे। क्लियर है? जल्दी से नोट करो इसको। चलें जी आगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब बी एन इक्वल्स टू आ गया मेरे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ठीक है, देखिए यहां पे m दिख रहा है मुझे ये वाला, और यहां पे 2L दिख रहा है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं m इंटू 2L, तो ये तो मैंने कुछ पढ़ा है कैपिटल M के इक्वल होता है इस तरीके से। ठीक है, तो m इंटू 2L की जगह मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल M। तो यहां पे यूज कर लिया मैंने कैपिटल M इंटू बचा क्या 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये बन गया मेरे पास फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी पोजीशन है, ये है एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नेट। ठीक है, इसमें एक कंडीशन आती है कि हम मान के चलते हैं कि जो डिस्टेंस है R स्क्वायर ये बहुत ज्यादा बड़ी है L स्क्वायर से, मतलब कि जो पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा दूर है मैग्नेट से, और जो मैग्नेट है वो बहुत ज्यादा छोटी है, स्मॉल साइज की है, तो उसकी लेंथ क्या है, नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही अगर वैल्यू में पुट करूं इस फॉर्मूले में, तो बी नेट की वैल्यू जो मेरे पास बनी वो बनी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। ठीक है जी, और यहां पे वेक्टर लग ही रहा है I, सब जगह चल रहा है हमारे पास I ये। ठीक है जी, तो ये बन गई मेरे पास फाइनल वैल्यू। अब यहां से R से, एक R से मैं R की वैल्यू कम कर दी R क्यूब, तो B की वैल्यू सीधी सीधी बन गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R की पावर 3। ये है फाइनल डेरिवेशन कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है जी, ये वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन होगी इधर, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव के एक्स एक्सिस में आई कैप। ठीक है जी, तो डायरेक्शन होगी इस तरीके से, सेम होगी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये बोल सकते हैं हम इसको देख के। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास फाइनल डेरिवेशन एक्सियल पोजीशन का। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए बार मैग्नेट फॉर्म करेंगे एक,
तो इसके सेंटर से एक डिस्टेंस होगी, ये मान लिया मैंने पॉइंट पी, ये रहा। और इस पॉइंट पी को अगर मैं कनेक्ट करूं इनसे, ऐसे ये होगी एस, मतलब साउथ पोल से इसकी पोजीशन और नॉर्थ पोल से इसकी पोजीशन। अब देखिए ये डिस्टेंस है मेरे पास, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एल, और ये भी डिस्टेंस क्या है, ये भी एल। ये कोई एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, इधर थीटा है तो ये भी कितना हुआ, थीटा हुआ। क्लियर है। ये पोजीशन मैंने मान ली कि ये है मेरे पास आर, कितनी है, पॉइंट पी की पोजीशन सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट कितनी है, आर है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मान लिया मैंने एक्स, जो कि बैठेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल, और ये भी कितना बैठा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल, ये भी है एक्स। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारी पोजीशंस, ठीक है। अब देखेंगे कि पॉइंट पी पे नॉर्थ की वजह से कितना फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करूंगा इस डायरेक्शन में, कि ये है किसकी डायरेक्शन, ये है B1 की डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है जी। अब देखो, तो इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है B1 की, तो B1 की वैल्यू मेरे पास आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ है मेरे पास M, ये भी और ये भी, तो M अपॉन इसका स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा मैं R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है जी। और डायरेक्शन क्या लिखूंगा, डायरेक्शन लिखूंगा टुवर्ड्स NP, N से P की तरफ, ये ठीक है जी। सेकंड, अब बात करता हूं मैं साउथ की, तो इधर जो फील्ड बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, इसको डिनोट कर दिया मैंने B2 से। तो B2 की वैल्यू कितनी बनी, B2 की वैल्यू बनी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और M अपॉन ये भी सेम है एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा मैं R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसमें डायरेक्शन होगी P2S, ये वाली, ठीक है जी। तो दोनों हमारे पास क्या आ गई, दोनों फील्ड आ गई, नॉर्थ की वजह से भी और साउथ की वजह से भी। ये नॉर्थ की वजह से है, B2 साउथ की वजह से है। क्लियर है। तो अगर ये क्या है, इनकी वैल्यू देखूं मैं B1 की और B2 की, तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है B1 और B2 का। तो किस तरीके से आएगा, देखिए रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी ये वाली, ये आ गई B नेट। इसको निकालेंगे कैसे, अच्छा B1 और B2 में जो एंगल बैठा एक थीटा थीटा, तो ये बैठा 2 थीटा, ठीक है जी। तो B नेट निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, B नेट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस 2 थीटा, ये है, ठीक है जी। Bn इक्वल टू क्या है, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या है, ये वाला, कि B1 और B2 में कितना एंगल है, 2 थीटा का एंगल है, ठीक है। तो अब इसको हम ड्राइव करेंगे वैल्यू पुट करके कि कितनी वैल्यू बनेगी। देखिए Bn इक्वल्स टू अंडर रूट B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और 2 B1 B2 cos 2 थीटा, ये था रिजल्टेंट, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू में क्या रिलेशन है, तो पीछे की इक्वेशन अगर देखूं मैं, B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू सिमिलर है बिल्कुल, बस डायरेक्शंस का अंतर है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, B1 इक्वल्स टू B2, सेम है वैल्यू, इक्वल है, तो मैंने बोल दिया Bn की वैल्यू कितनी निकली, इसको मैं B1 ही मान रहा हूं, B1 का स्क्वायर, B2 को भी B1 का स्क्वायर प्लस 2 B1 cos 2 थीटा, ये रहा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, B1 2 B1 का स्क्वायर प्लस ये कितना बन गया, ये भी 2 B1 का स्क्वायर बन गया और cos 2 थीटा,
नेक्स्ट वैल्यू बनी मेरे पास 2v1 2v1, तो ये तो कॉमन आ गया, 2v1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये बचा। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है मेरे पास, बी एन की वैल्यू निकल रही है। अब आगे अगर मैं चलूं बी एन की वैल्यू पे, तो ये क्या है, b1 आ गया बाहर, b1 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 2। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अगर मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा की बात करूं तो ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 इंटू 2 4, अंडर रूट से 4 में से क्या निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा में से सिर्फ कॉस निकलेगा। तो बी एन की वैल्यू कितनी बनी मेरे पास, बी एन इक्वल टू आ गया सीधा सीधा b1 इंटू 2 कॉस थीटा, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। क्लियर है। अब मुझे नेट अगर फील्ड चाहिए तो b1 की वैल्यू पुट कर दूं, और b1 की वैल्यू पुट कर दूं, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दूं। तो पहले तो देखेंगे कॉस थीटा बना क्या। देखिए एक ट्राइंगल है ये वाला एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें ये, ठीक है जी। इस ट्राइंगल में इस तरीके से ये है हमारे पास थीटा, ये हमारे पास आर है, ये एल है, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से अगर मैं यूज करूं कॉस थीटा, बेस क्या है, बेस है एल, हाइपोटेनस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, ये रहा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनी, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहां पे क्या रख दूंगा मैं, बी एन इक्वल्स टू b1 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू थी मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 इंटू कॉस थीटा कितना बैठा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वो भी था अंडर रूट में, और अंडर रूट को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1/2, तो मैंने इसको लिख दिया 1/2। ठीक है जी। तो अब मुझे पता है m इंटू 2l, m इंटू 2l किसके इक्वल होता है, कैपिटल M के इक्वल होता है। तो मैं यहां से लिख दूंगा बी एन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस वैल्यू का बन गया कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर है 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 होता है 3/2। तो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर बन गई 3/2, ये बन गया मेरे पास फाइनल डेरिवेशन। ठीक है जी। तो बी एन कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी। तो बी एन इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब एक कंडीशन लगाएंगे इसमें भी सेम पिछली वाली की तरह कि आर स्क्वायर क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब बी एन मेरा क्या बन गया, बी एन इक्वल्स टू बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, जब ये कट गया ये तो नेगलेक्ट, आर स्क्वायर इंटू 3/2, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, आर की पावर 3। ये आ गया मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉइंट को कंसीडर करेंगे तब। ये क्लियर है। अब इसमें डायरेक्शन की बात आती है, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, देखिए रिजल्टेंट निकला इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल था इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोल दूंगा कि बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के। क्लियर है। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेटोरियल पोजीशन की कंडीशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देख के और एक्सियल फॉर्मूले को देख के एक रिलेशन बनता है इनमें कि जो बी
एक्सियल होता है वो हमारे ट्वाइस होता है बी इक्वेटोरियल के। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। ये रहा, क्लियर है? वी एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसे जल्दी से निपटाते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये बना दी मैग्नेटिक फील्ड। ये होगी मैग्नेट। ठीक है जी, अब देखिए ये है नॉर्थ, ये बोल दिया मैंने साउथ, तो इसमें फोर्स लगी टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में, तो F इक्वल टू क्या आ गया? mv। इसमें फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, तो F इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया? mv। ठीक है, कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको बोल दिया मैंने थीटा। देखिए ये है थीटा। इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है? बार मैग्नेट की डिस्टेंस 2l। ठीक है, तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो ये क्या बनता है? ये बनता है मेरे पास 2l साइन थीटा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2l साइन थीटा बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फील्ड की वैल्यू b। देखिए अब अगर मैं बात करूं कि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी बनी? फोर्स की वैल्यू मेरे पास है एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये 2l साइन थीटा, तो ये बना दिया मैंने 2l साइन थीटा। तो अब ये निकला मेरे पास टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल्स टू आ गया m इंटू 2l और b साइन थीटा। m इंटू 2l क्या होता है? m इंटू 2l होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैंने सीधा सीधा यूज कर लिया कैपिटल M b साइन थीटा, ये आ गया टॉर्क। और टॉर्क इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसमें क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की तरीके से मैं यूज करूंगा, तो जहां पे साइन थीटा लगता है उसमें क्या यूज होता है? उसमें यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो m क्रॉस b। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में इसकी डेरिवेशन। ठीक है जी, ये आ गई फाइनल डेरिवेशन। क्लियर है कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू बी हो गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करूं, देखिए ये तो होगी फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये होगी मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन, तो जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है जी, तो टॉर्क क्या होगा? तीसरे एक्सिस में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कंडीशंस बनाते हैं इस फॉर्मूले को पुट करके। देखिए टॉर्क इक्वल्स टू मेरे पास क्या है? एम बी साइन थीटा। अब थीटा इक्वल्स टू हो सकता है 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू हो सकता है 90 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू हो सकता है 180 डिग्री। देखिए अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसको क्या मानूंगा मैं? पैरेलल कंडीशन मानूंगा। 90 पे है तो परपेंडिकुलर कंडीशन, और इसको क्या मानूंगा? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। क्लियर है? तो अगर टॉर्क की वैल्यू निकालू यहां पे, तो साइन जीरो, साइन जीरो का मतलब 0, तो टॉर्क कितना आया? 0। परपेंडिकुलर की बात करूं तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू आ गई एम बी, जो कि होता है मैक्सिमम। ठीक है, और 180 की बात करूं तो यहां पे भी टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है जी, तो टॉर्क की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक जाएगी उसके एंगल को चेंज करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। यही जो टॉर्क हमने प्लेस किया, ठीक है, हमने डाइपोल मूवमेंट प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे क्या है? टॉर्क बना। अब उस टॉर्क के बनने से क्या है? कुछ वर्क डन होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी। देखिए
अगर मैं बात करूं W की, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो DW इक्वल्स टू आ जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा। अब ये क्या है, ये है हमारे पास टॉर्क, ये है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पे जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं हम टॉर्क, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें वर्क डन की वैल्यू भी कम होगी। अगर मुझे पूरे होल क्वांटिटी की निकालनी है कि पूरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से कितना वर्क डन होगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, 0 से W तक, और इसको θ1 से θ2 तक। देखिए अब बात हो रही है, ये तो हो गया W। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू होती है mb sin थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से θ2। mb क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, बाहर निकलेंगे, तो W इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया mb। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया साइन थीटा को, साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से θ2 तक, ठीक है। W इक्वल्स टू आ गया mb। साइन थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो उसकी जो वैल्यू कन्वर्ट होके आती है वो आती है माइनस कॉस का थीटा, और लिमिट आ गई मेरे पास θ1 से θ2, तो W इक्वल्स टू सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया mv और cos θ2 माइनस cos थीटा, ये आ गई वैल्यू, ठीक है जी। तो यही क्या है मेरे पास, यही है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन जो है यही क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसकी वजह से बना, ये मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल रखने की वजह से बना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज अगर मैं रखूं, देखिए कंडीशंस रखूंगा मैं, कंडीशंस क्या, कि θ1 θ2, θ1 को रख लिया मैंने 90 डिग्री और θ2 को बोल दिया सिर्फ थीटा, तो W मेरे पास जो बना उसकी वैल्यू होगी mb माइनस का mb और cos θ2, ठीक है। cos θ2 क्या है, थीटा, cos 90 की वैल्यू जो थीटा बनता है वो क्या बन जाएगा, 0, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया cos थीटा, ये आ गई मेरे पास कंडीशन, ठीक है, फाइनल। और यही क्या होगी, यही होगी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, माइनस mb cos थीटा, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे चलते हैं, अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को कुछ अलग मान के चलूं, जैसे कि cos थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बन गई तुम्हारे पास, cos 90 की वैल्यू होती है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस का mb, ये ठीक है, जो कि होती है स्टेबल कंडीशन, क्या होती है, स्टेबल कंडीशन। इसकी बात करूं cos 0, अच्छा ये हमारा जो एंगल चेंज हो गए हैं, 1 मिनट, ये वाले, ठीक है जी, यहां पे आना था 0 डिग्री, ये आना है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस कंडीशन में आएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस का mb, क्लियर है। ये है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बनी, 0, कि कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा। ये है हमारे पास 180, तो cos 180 की वैल्यू क्या बनी, माइनस का 1, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो बन जाएगी वो बन जाएगी मेरे पास पॉजिटिव का mb, ये क्लियर है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। तो ये बन गया, ये कौन सी कंडीशन है, ये अनस्टेबल की कंडीशन, ये है स्टेबल की कंडीशन, और इसमें क्या है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, कि अगर मैं कोई भी करंट कैरिंग वायर को लूप की फॉर्म में लेके आऊं, ठीक है, और उसमें क्या है, उसको एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसीडर करके देखूं, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा ये। तो अगर मैं इस लूप की बात करूं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, जिसका एक पर्टिकुलर एरिया भी है, एरिया कितना होगा, एरिया मान लिया मैंने कैपिटल, तो इस कंडीशन में m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं इसमें करंट की वैल्यू बढ़ाता हूं तो इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी, देखिए ये लूप क्या है, ऊपर का फेज इसका नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, नीचे वाला फेज इसका साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो अगर मैंने इस लूप में करंट की वैल्यू बढ़ाई तो इसमें डाइपोल की वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये कम करी तो डाइपोल भी कम हुआ। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेशन होता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा एरिया की बात करूं तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो a। एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, एरिया बढ़ा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ा, एरिया कम हुआ तो मोमेंट भी कम हुआ। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I a, और इसको मैं डिनोट कर दूंगा k I a से। एक यहां पे k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको मैं कंसीडर कर लूंगा k इक्वल्स टू 1। और ये कब होगा, अगर मैं 1 एम्पियर का करंट यूज करूं, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर का एरिया यूज करूं, तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी 1 बनेगा, 1 यूनिट बनेगा। तो इस कंडीशन के लिए k इक्वल्स टू 1 बन जाता है। और अगर मैं इसके लूप को इंक्रीज कर दूं, ये तो एक लूप है, तो मेरे पास क्या बनेगा, m इक्वल्स टू I a। अगर मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को यूज कर लिया, मतलब 2 4 6 8 10 20 कितने ही लूप यूज कर लिए मैंने, तो उस कंडीशन में जो m का फॉर्मूला बना, m इक्वल्स टू बन गया n I a। ये बन गया मेरे पास फाइनल फॉर्मूला। क्लियर है जी, तो m इक्वल्स टू आ गया n I a। कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब है मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी कोई वेलोसिटी रही होगी, ये है v। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। m क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। r क्या है, r है रेडियस। l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए इनकी बात हो रही है हमारे पास, तो मुझे पता है I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, और यहां पे चार्ज क्या है, यहां पे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मैं यूज कर दूंगा E अपॉन T। क्लियर है। अब T का रिलेशन देखेंगे, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से T अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस कंडीशन में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने पे जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई r। ठीक है, और स्पीड कितनी है, वेलोसिटी दे रखी है मेरे पास v, तो मैंने यूज कर ली v। क्लियर। अब इन वैल्यूज को अगर मैं I के फॉर्मूले में पुट करूं तो I इक्वल्स टू आ गया मेरे पास E अपॉन 2 पाई r, और ये आ गया v। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई करंट की, कि करंट की वैल्यू होती है ये। अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं, इस पूरे एरिया की बात करूं इसकी, तो एरिया इक्वल्स टू क्या आ गया, एरिया इक्वल्स टू होता है पाई r का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ये आ गया मेरे पास सेकंड फॉर्मूला, जिसमें क्या है, एरिया है। ठीक है, तो करंट आ गया, एरिया आ गया। अब मुझे पता है कि जो m होता है, m होता है वो होता है I a। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं I की, तो EV अपॉन 2 पाई r, और एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कटा, एक r से स्क्वायर कटा, तो m इक्वल्स टू सीधा सीधा बन गया मेरे पास E
वी आर अपॉन 2। ये बन गई मेरे पास फाइनल मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू। क्लियर है? अब इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ गया, ई वी आर अपॉन 2, यही था, ई वी आर अपॉन 2। देखिए अब अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। ठीक है जी, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, r क्या है, सर्कुलर मोशन की रेडियस। तो यहां से अगर vr की वैल्यू निकालूं मैं, तो vr इक्वल्स टू आता है मेरे पास l अपॉन एम। ये vr क्या आ गया, l अपॉन एम। यहां पे क्या है, vr है, तो मैं पुट कर दूंगा इस वैल्यू को e, vr की जगह क्या है, l अपॉन एम, और ये था 2। तो फाइनल डेरिवेशन जो बनी ई एल अपॉन 2 एम, ये बनी मेरे पास फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, और ठीक है जी, और अगर मैं इनकी डायरेक्शन को डिनोट करने बैठूं, तो इस कंडीशन में m इक्वल्स टू माइनस ई एल अपॉन 2 एम, ये आ गई वेक्टर फॉर्म में, ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें किसका रिलेशन दिख रहा है मुझे, एंगुलर मोमेंटम का और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, और ये मुझे बता रहे कि जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसके अपोजिट ही चलेगा, जो कि मैं डायग्राम में क्या है क्लियरली देख पा रहा हूं कि एंगुलर मोमेंट अपवर्ड है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाउनवर्ड है। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।